दोस्तों, मैं कुलदीप श्रीवास्तव और आरजीएम के इस पोर्टल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और ये सेकंड लेक्चर होने वाला। इन द लास्ट लेक्चर एक्चुअली आई हैव कवर्ड ऑल द बेसिक कॉन्सेप्ट्स बिहाइंड द ओरिजिन ऑफ सॉइल। तो कुछ बच्चों के मैसेज आए कि द लेक्चर विच आई टेक कम्प्लीटली इन इंग्लिश बेसिकली, तो उसमें कुछ बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही है। तो आई विल बी ट्राइंग टू बी बाइलिंगुअल इन द लेक्चर सीरीज, राइट। तो फिर मैं अभी स्टार्ट करता हूँ। आई एम स्टार्टिंग इट। आई कवर द कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट, ओके। जो भी कॉन्सेप्ट था सारा कुछ कवर कर दिया लास्ट के लेक्चर में, उसको जाके देखो आप एक बार, ठीक है। उसमें कुछ वीडियोस वगैरह भी ऐड किए मैं लेक्चर्स में, जिससे आपको और क्लैरिटी होगी, कॉन्सेप्ट पता चल जाए। उसके बाद में मैं नोट्स यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा हूँ। नोट्स ये जो लिखे हैं थोड़ा सा मतलब मैसी लग रहा होगा आपको, बट मैंने छोटा करने का ट्राई करा है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आप नोट्स बनाने के लिए बैठो, कॉपी और पेन लेके बैठो। यू हैव टू सिट विथ योर ऑल द रीडिंग मटेरियल, राइट। और उसके बाद में नोट इट डाउन। आई विल बी एक्सप्लेनिंग व्हाट इज द थिंग व्हाट आई हैव रिटन। डोंट बी काइंड ऑफ पर्सन की देख के भाग गए, ठीक है, कि इतना सारा लिखा हुआ है। इतना कुछ इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज एग्जाम में इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऐसा नहीं कि पूरा पीएचडी करना है आपको बस उतना कंटेंट जानना है जितना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मैं गेट एग्जाम की बात करूं तो वहाँ पे तो ये अभी सिलेबस से भी ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल है, ठीक है। और उसके बाद में एसएससी जेईई और ईएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ से असर्शन रीजन बन सकता है या आपका डायरेक्ट एमसीक्यू फ्रेम किया जा सकता है, ठीक है। तो मैंने फिजिकल वेदरिंग एंड केमिकल वेदरिंग आपको समझाई थी। फिजिकल वेदरिंग में क्या होता है, फिजिकल फोर्स की वजह से फिजिकल वेदरिंग होती है। केमिकल वेदरिंग में क्या होता है, केमिकल फोर्स। केमिकल फोर्स का क्या मतलब हो गया आपका कि ऑक्सीडेशन हो गया, डिकम्पोजिशन हो गया, रिडक्शन हो गया, कार्बोनेशन हो गया। कार्बोनेशन मतलब क्या होता है, कार्बन का एडिशन हो गया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर चीज़ पे। तो आप देखते होंगे कि धीरे धीरे जो आपके घर में लकड़ी की चीज़ें रहती हैं तो उसमें कार्बन नहीं, बट हाँ आप कह सकते हो दैट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज देयर बेसिकली। तो फिर आप देखते होगे कुछ दिन ऐसे पड़ा रहने तो दीमक खा जाएगा उसको, ठीक है। दैट इज काइंड ऑफ केमिकल, और यू मे से दैट इट इज काइंड ऑफ, ये फिजिकल भी हो सकता है, केमिकल हो सकता है, दोनों है। बट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ केमिकल वेदरिंग को समझने के लिए, ठीक है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली that the physical weathering is due to physical forces and the chemical weathering is due to chemical force basically. And chemical force, physical force I have explained, and you have to note it down what I am reading here. Just prepare the notes properly for this topic. It is assured from my side that whatever I am teaching on the whiteboard, if you are noting it down properly, so the syllabus which I have studied, the notes which I have studied during my GATE preparation, that is enough for me. I cracked this examination with decent rank, and I got into IITs for my MTech. So I assure you that if you are preparing from this, this is going to be very very beneficial for you. और पक्का इसी से क्वेश्चन आने वाले। मैं PYQ की भी प्रैक्टिस आपको कराते चलूँगा, ठीक है। तो पहले तो बिलीफ सिस्टम बनाओ जिसके साथ में पढ़ रहे हो, मेरे नहीं किसी और टीचर से भी पढ़ रहे हो अगर आप, तो फर्स्टली यू हैव टू क्रिएट अ बिलीफ सिस्टम कि हाँ जो ये पढ़ा रहा है आदमी, ही इज़ कैपेबल ऑफ टीचिंग मी। अगर आपको लगता है कि मैं आपको पढ़ाने के काबिल हूँ, देन यू शुड प्रोसीड फर्दर। अदरवाइज आप ऐसे बीच में रहोगे ना कि हाँ ये नोट सही से दे रहे हैं, नहीं दे रहे हैं, सही से पढ़ा रहे हैं ना, डोंट बी इन डिलेमा बेसिकली। आप क्लियर कॉन्सेप्ट्स रखने वाले आदमी बनो। और अगर आपको लगता है, क्योंकि मैंने खुद इस एग्ज़ाम को 2 साल के मेरी जर्नी रही, फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने क्लियर किया, थर्ड ईयर में एंड इन फोर्थ ईयर एज वेल। तो फिर मेरा जो एक्सपीरियंस है दैट आई एम रिफ्लेक्टिंग ऑन वाइट बोर्ड बेसिकली। तो वो चीज़ आपको बहुत बहुत बेनिफिट करने वाली है। सो लेट मी स्टार्ट। फिजिकल वेदरिंग हो गया, केमिकल वेदरिंग हो गया, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ बना दे रहा हूँ जो मैंने पेडोजेनेसिस बोला था, ये भी लिख दे रहा हूँ। नहीं तो बोलोगे कि दैट ये नहीं बताया आपने, मान लो आ गया कहीं से आर उठ के। तो पेडोजेनेसिस, पेडो का मतलब होता है सॉइल एंड जेनेसिस का मतलब होता है जेनरेशन, राइट। जेनरेशन मीन्स ओरिजिन, ठीक है। तो ओरिजिन, तो ये जो हम सब पढ़ रहे हैं, वॉट एवर वी आर स्टडिंग राइट नाउ, दैट इज पेडोजेनेसिस। पेडोजेनेसिस मीन्स स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ सॉइल, राइट। तो पेडोजेनेसिस हो गया। उसके बाद मैंने जो बताया था आपको, ये पहला पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पॉइंट ऐसे डाल के लिख सकते हो, होता क्या है बेसिकली
पेरेंट रॉक होगा आपका, पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक की कोई फोर्स आएगा बीच में, ठीक है। फिर वेदरिंग होगी यहाँ पे, वेदरिंग होने के बाद में ट्रांसपोर्टेशन होगा। ट्रांसपोर्टेशन मतलब समझ गए ना, ट्रांसपोर्टेशन का मतलब कि पहले जब वो पार्टिकल जो भी रॉक का था वो टूट के फिर वो एक जगह इकट्ठा होगा, तो इकट्ठा कहाँ पे होगा, एक जगह टूटा यहाँ पे, टूटा यहाँ पे, इकट्ठा हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक चल के जाना पड़ेगा ना इसको इकट्ठा होने के लिए, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी है, अपहिल पे है, तो ऑब्वियसली वो डाउन साइड में आएगा। तो फिर वही ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ट्रांसपोर्टेशन होने के बाद में अपहेवल बन गया, ठीक है। अपहेवल बनने के बाद में सेम प्रोसेस कंटिन्यू, ठीक है। इसके ज्यादा नोट्स पे फोकस नहीं करना, जितना मैं बता रहा हूँ उतना ही कर लो आप, दैट इज सफिशिएंट फॉर यू। तो ये पहले लिखो आप, पेडोजेनेसिस क्या होता है, ओरिजिन ऑफ सॉइल, पेरेंट रॉक, फोर्स कौन सा है, फोर्स मैं इधर बता रहा हूँ, फिजिकल एंड केमिकल फोर्स, वेदरिंग हुई, ट्रांसपोर्टेशन हुआ और अपहेवल बना, फिर वो फोर्स फिर ये प्रोसेस कंटिन्यू हुआ, ठीक है। सो व्हाट आई एम सेइंग दैट दिस इज बेसिकली जस्ट अ जनरल फिनोमेना. The pedogenesis is a study of origin of soil, right? And the parent rock will be there, force will be applied, it might be physical, it might be chemical as well. Then weathering will occur and then transportation. Why transportation? Because just suppose this is uphill, this is downhill. So when it is going to deform from here or it is going to crack. So now it requires transportation. So now it requires some source to reach here, right? Where it will form upheaval, ठीक है, जहाँ पे ये अपहेवल मतलब क्या कर सकते हो, हिंदी में क्या बोल सकते हैं यार उसको, अभी मैं से दैट अपहेवल इज बोलते हैं ना कि कूड़े का पहाड़, तो वही कूड़े का पहाड़ वो अपहेवल ही तो है ना, एग्जैक्टली उसको अपहेवल भी बोलते हैं, ठीक है। मतलब वो कूड़े को पहाड़ को अपहेवल नहीं बोलते, बट दैट काइंड ऑफ एग्जांपल आई हैव गिवन कि दैट इज आल्सो अपहेवल, वहाँ पे भी कुछ चीज़ें इकट्ठा हो रही है, ठीक है। तो फिर अपहेवल बना एंड आफ्टर अपहेवल दिस वेदरिंग विल happen again due to the force, ठीक है। यहाँ पे फिर से फोर्स आएगा, फिजिकल वेदरिंग, केमिकल वेदरिंग के लिए लिख लो आप, ड्यू टू फिजिकल फोर्स फिजिकल वेदरिंग विल हैपन, केमिकल वेदरिंग विल हैपन ड्यू टू केमिकल फोर्स। व्हाट इज द केमिकल फोर्स? ऑक्सीडेशन हो गया, लाइक ऑक्सीजन का ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर वेरी मच अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट, ठीक है। तो फिर टाइम नहीं लगेगा, जैसे कोई आपने देखा होगा रास्ते पे कहीं पे कोई मतलब जानवर मर गया, ठीक है, तो फिर एक्सीडेंट रोड्स पे देखा होगा आपने, आप एक साइड वो पड़ा रहता है, यहाँ पे लोग हटाते नहीं है, तो धीरे धीरे करके वो सारा कुछ, दैट इज काइंड ऑफ ऑर्गेनिक प्रोसेस, राइट। वही होता है, उसको आप कह सकते हो कि हाँ आप कुछ भी हो, बोलते हैं ना चील कौवे खा गए, तो दैट इज काइंड ऑफ केमिकल वेदरिंग ओनली। केमिकल वेदरिंग मीन्स केमिकल फोर्सेस लाइक फिजिकल एज वेल एज केमिकल फोर्सेस, ठीक है। तो उसमें केमिकल अगर कई बार कोई जानवर को पड़ा रहता खाते नहीं, इवन दो दैट गेट डिसअपीयर्स, मतलब मिट्टी के पास में छोड़ दो उसको, तो उसको बोलते हैं ना पड़ा होगा अपने, तो दैट काइंड ऑफ थिंग इज देयर। सो ड्यू टू केमिकल फोर्स, ऑक्सीडेशन एंड डिकम्पोजिशन। और यहाँ पे जो ये इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूँ मैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपका हो गया, दैट इज व्हाट, कंपोजिशन ऑफ मिनरल विल नॉट बी चेंज्ड। फिजिकल वेदरिंग में जो मिनरल का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, जो सॉइल होती है बेसिकली उसमें मिनरल होता है, कंटेंट जो मिनरल कंटेंट होता है आपका वो बहुत ज़्यादा एविडेंट होता है, ठीक है। तो मिनरल जैसे आप यहाँ इस चीज़ को आप जस्ट इमेजिन करो कि दैट लेट मी गिव एग्जांपल, इमेजिन करो ये दोनों एक ही पार्ट हैं, ठीक है। दिस मार्कर, ये मार्कर जो है एक ही चीज़ है, इसका कैप मैं बाद में निकालूंगा इसलिए अभी दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैप है, इसको मैंने मतलब ऐसे फोर्स लगाया, फिजिकल फोर्स लगाया, और फिजिकल फोर्स लगा के मैंने इसको निकाल दिया यहाँ से, ठीक है, अलग कर दिया। आई हैव सेपरेटेड दिस पार्ट, जस्ट सपोज दिस मार्कर इज देयर एंड आई हैव सेपरेटेड बाय अप्लाइंग फोर्स, आई एम अप्लाइंग फिजिकल फोर्स। व्हाट आई एम डूइंग हियर, दिस इज द फिजिकल वेदरिंग बेसिकली, जस्ट इमेजिन, ठीक है। फिजिकल वेदरिंग हुई एंड आफ्टर फिजिकल वेदरिंग हैपेंड, now this part, suppose this is the major part, so this will be as it is, but this is a small part, so due to the forces and all these things like wind force, hydrological force, and I have written some points here also that like glacial force means ice, due to ice, right। तो इन सभी फोर्सेस की वजह से ये वाला पार्ट, छोटा वाला पार्ट जो कि बहुत ज़्यादा
वेट नहीं रख रहा, डेंसिटी नहीं है, वो हटेगा, ठीक है। सो नाउ व्हाट विल हैपन बेसिकली, तो दिस इज ड्यू टू फिजिकल। आपने इसको तोड़ दिया, तोड़ के कहीं और जाके चला गया, ठीक है, ये आपके सामने आ गया, ठीक है, टेक इट, ये आपके सामने आ गया। बट अभी जो ये प्रॉपर्टी इसकी थी, ठीक है, प्रॉपर्टी का मतलब समझ लो कैसे वाला प्रॉपर्टी, समझ लो ये जो मार्कर का ये था जिससे मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो इसके अंदर मैं ये कर रहा हूँ, इंसर्ट कर रहा हूँ, तो इसके अंदर भी कुछ निशान पड़ रहे होंगे, ठीक है। आपने फिजिकल फोर्स लगा के हटा दिया, आपके पास में गया किसी फोर्स की वजह से, तब भी इसके अंदर यही निशान बना हुआ है ना, ठीक है। मतलब इसका जो इंटरनल कंपोजिशन है वो नहीं चेंज हुआ ड्यू टू फिजिकल फोर्स। बट आप इमेजिन करो कि हाँ, इस पर्टिकुलर मार्कर को आप एक तरीके से मान के चलो, आप किसी ऐसे जगह पे फेंक दो जहाँ पे मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बहुत सारे पड़े हों, या फिर आप एक तरीके से समझ लो इसको किसी बहुत गर्म जगह पे रख दो, ठीक है। क्या होगा, ये पिघलने लगेगा, पिघलने लगेगा, तो फिर ये जो डॉट है ना, दैट विल ऑल्सो बी, मतलब वो अपीयर नहीं हो पाएगा आपको। मतलब किसी कागज पे, जैसे कागज का एग्जांपल ले लो, कागज पे मैंने अपना नाम लिख दिया, उस कागज को मैंने पानी में फेंक दिया, तो वो अलग अलग हो गया, ठीक है। मतलब अब एग्जांपल इसलिए मैं बहुत सारे दे रहा हूँ क्योंकि आप रिलेट कर पाओ, ठीक है। कैसे रिलेट कर पाओगे, लेट मी गिव यू वन मोर एग्जांपल, क्योंकि जब तक आपको समझ में नहीं आएगा तब तक मज़ा नहीं आएगा पढ़ाने में, ठीक है। तो जब समझ में आएगा तभी मज़ा आएगा। और जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया, जैसे हमारे आपके चैनल का नाम ये RGU मैंने लिख दिया, ठीक है, मैंने RGU लिख दिया। मैं यहाँ पे सारे बच्चों के कंसर्न्स को डील कर रहा हूँ बेसिकली। बहुत सारे बच्चे समझ गए होंगे सारे पॉइंट्स को, बट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, ये इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट क्या होता है, कैसे नहीं चेंज होगा, इस पॉइंट पे कंफ्यूज, मैं भी कंफ्यूज था किसी पर्टिकुलर टाइम पे। सो माय प्रोफेसर टॉट मी दिस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे RGU लिखा हुआ है मैंने, ठीक है, ये RGU, ठीक है, दिस इज रिटन ऑन दिस पेपर। मैंने इसको बीच से फाड़ दिया, फोर्स लगा के बीच से फाड़ दिया। तो यहाँ पे क्या होगा, जब मैंने इसको फोर्स लगा के, तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को फिर से जोड़ूंगा ना, तो सिमिलर थिंग विल हैपन, राइट। मतलब जो ये यहाँ पे जो वर्ड लिखा था, जो भी चीज़ें पॉइंट, जो भी कुछ लिखा हुआ था, इसमें कोई चेंज नहीं आया। मतलब इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट में चेंज नहीं है। यहाँ पे RZ लिखा था, यहाँ पे RZ लिखा हो, यहाँ पे IB लिखा था, IB। फिजिकल वेदरिंग हो गई, बट फिजिकल वेदरिंग कैसे हो गई, ये अलग अलग हो गए, ठीक है। ये पेरेंट रॉक, समझ लो ये पेरेंट रॉक है, ये छोटा वाला है, तो यहाँ से ये अलग हो गया, ठीक है। बट जस्ट इमेजिन करो कि हाँ, आप इसको एक तरीके से, लेट मी गिव यू एग्जांपल फर्स्टली। तो मैंने आपको ये फाड़ के दिखाया, फिजिकल वेदरिंग हो गई, ठीक है, इसके कंस्टिट्यूएंट्स में कोई चेंज नहीं आया। बट अभी ये एक पानी से भरा हुआ पॉट है, ठीक है, इस पॉट में मैं इसको डालता हूँ। दिस इज H2O, क्या है, केमिकल है बेसिकली। तो केमिकल के साथ में इंटरेक्ट कर रहा है, यहाँ पे कोई फोर्स नहीं अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे केमिकल के साथ में ये पर्टिकुलर चीज़ इंटरेक्ट कर रही है। जस्ट सपोज कि ये दोनों एक ही पार्ट है, इसको मैंने पानी में डाला, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको पानी में डाल दिया, ठीक है, एंड जस्ट लेट इट बी लाइक दैट ओनली। तो जब आप पानी में डालोगे ना, तो इसको देखोगे, मैं इसलिए ये सारे एग्जांपल्स दे रहा हूँ क्योंकि आपके दिमाग में छप जाए क्या चीज़ें, इसको पढ़ने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े। इसको बैठ के रिवाइज करोगे तो फिर आगे सॉइल बहुत लंबा एक तरीके से सब्जेक्ट है, ठीक है, तो उतना ईजी नहीं होगा आपके लिए अगर ऐसे करोगे, ठीक है। तो फिर क्या होगा कि हाँ देखो, अभी ये कुछ देर ऐसे पानी में अगर पड़ा रहे, ठीक है, तो फिर क्या होगा आप खुद ही, बट मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली क्या चीज़ें हैं, कैसे हैं, ऑल द थिंग्स विल मेड क्लियर, ठीक है। मैं फिजिकल फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा हूँ बेसिकली, डोंट इमेजिन कि मैं फिजिकली, मैं इसको निकाल लिया हूँ, ठीक है, इस पॉट से। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये पॉट देख सकते हो आप, इसको मैंने इधर से निकाल लिया है, ठीक है। अभी मैं इसको ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने केमिकल के साथ में इंटरेक्ट करा है इसको। जस्ट इमेजिन कि ये सॉइल है, बट फिलहाल के लिए जो मेरे पास में अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, आई एम यूजिंग दैट ओनली। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो V लिखा हुआ है, V, ये V लिखा हुआ है ना, पहले ये V कहाँ पे था,
लाइक इतना ही था, बट अभी इसमें एक्सटेंशन हो गया ड्यू टू वाटर इंटरेक्ट किया मार्कर पे तो वो कुछ फैल गया, ठीक है। आप इतना तो जानते ही हो गए यार, ये तो बहुत इजी एग्जांपल दे रहा हूँ मैं जिससे आप समझ जाओ। बट ये वी वाला जो पॉइंट है पहले इतना था, बट अभी देखो ये ब्लैक थोड़ा सा और एक्सटेंड हो गया, ठीक है। बल्कि और एग्जांपल्स होंगे इसमें। अब इतना टाइम मैंने नहीं रखा, थोड़ा और टाइम, यू मैं इमेजिन कि टाइम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वेदरिंग एंड ऑल दीज फिनोमिनास के लिए। बट आप ये चीज़ इमेजिन कर सकते हो, देख सकते हो कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ उसको आई होप कि समझ गए होगे आप, ठीक है। तो क्या चीज़ें हैं कि आपका जो फिजिकल वेदरिंग हुआ उसमें जो लेटर्स लिखे हुए थे उसमें कोई चेंज नहीं है, बट जैसे मैंने केमिकल में डाला, वाटर इज ऑल्सो केमिकल, फॉर्मूला H2O, राइट। तो H2O जो है आपका, उसमें मैंने जब डाला तो फिर क्या हुआ कि वो जो लेटर्स लिखे हुए थे, लेटर्स कहीं एक्सटेंड हो गए, कहीं पे ज़्यादा धब्बा बन गया। तो दैट इज द इंटरनल कॉन्स्टिट्यूएंट। और उसी बात में कर रहा हूँ मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट में, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट विल नॉट बी चेंज। तो फिजिकल वेदरिंग में बहुत अच्छे से मैंने ट्राई किया समझाने का, एंड आई होप दैट यू गॉट द पॉइंट, राइट। एंड द पीपल हु आर वाचिंग फ्रॉम लाइक द Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, like these states, I will try to explain this again. That I just given one example when I just told that paper, when the letters were written on that paper. So when I applied physical force, there was no as such change. But when I applied chemical force, I drawn that into the water. Water is a chemical, right? So what happened then? Then due to that chemical force, the letters were distorted. Distorted means spots increased or letter size has increased, like that there were some abnormalities in the letter itself. So that is the internal or mineral constituent which will be changed if it is chemically weathered, and if it is physically weathered it will not be changed, right? So that is the thing from my side, physically with physical weathering and chemical weathering. And now I will try to wind up this, एंड फॉर दिस पर्टिकुलर मैं ट्राई करता हूँ कि छोटे छोटे लेक्चर्स अपलोड करूँ सो दैट यू डू नॉट गेट बोर्ड, राइट। तो अगर बोर नहीं होगे तो समझने का ट्राई करोगे, तो बीच में छोड़ोगे नहीं यार, नहीं तो फिर बोरिंग लगने लगेगा, छोड़ दोगे, देयर इज नो बेनिफिट ऑफ इट, राइट। फिर ये जो लेक्चर है लेक्चर 3 के फॉर्म में अपलोड किया जाएगा, पूरा सॉइल का जो भी चीज़ें हैं आपका, ठीक है। तो फिर ट्रांसपोर्टेड और रेजिडुअल की बात कर लेते हैं यहाँ पे कि ट्रांसपोर्ट, इतना मैंने बताया कि आप लोग ऐसे ही समझ गए होंगे। ट्रांसपोर्टेड क्या होता है? आफ्टर वेदरिंग सॉइल इज रिटेन्ड ओवर पेरेंट रॉक। जैसे कोई सॉइल कहीं से टूटा बट वो पेरेंट रॉक के पास में ही अपने हैं, सो दैट इज व्हाट, that is residual basically, it is not retained, right? After weathering soil is not retained over parent rock, after weathering soil is retained over parent rock। तो अगर रिटेन कर गया तो रेजिडुअल, रेजिडुअल का मतलब क्या होता है? अवशेष हिंदी में बोलते हैं। तो रेजिडी का मतलब ही होता है अवशेष, मतलब कि वहीं जगह पे रह गया, ठीक है। और वो अवशेष अगर किसी फोर्स की वजह से, मान लो कि बहुत तेज हवा चली या पानी का बहाव आया, एंड ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स इफ दैट गेट डिसलोकेटेड, ठीक है, वो ट्रांसपोर्टेड हो गया कहीं और जगह में, ठीक है। मैं सॉइल्स की बात करूंगा आगे सारी चीज़ें, तो आप समझ पाओगे कि हाँ कैसे क्या चीज़ें को आपको प्रोसीड करना है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे रिटेन्ड हो जाएगा, यहाँ पे रिटेन्ड नहीं होगा। तो फिर अगर रिटेन्ड हो गया तो रेजिडुअल सॉइल एंड अदरवाइज ट्रांसपोर्टेड सॉइल। तो फिर आगे के लेक्चर में हम पूरे डिटेल में बात करने वाले हैं लेक्चर 3 में कि किस तरीके से हम ये पूरे सॉइल को क्लासीफाई करेंगे एंड व्हाट इज इम्पोर्टेंट फॉर यू, व्हाट इज नॉट इम्पोर्टेंट फॉर यू। जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ यू हैव टू फर्स्टली कवर दैट, और ये वाला मैं इतने अच्छे से समझाने का ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि ये आपको एक बार में दिमाग में बैठ जाए और बाद में फिर ना समझना रहे, ठीक है। बाद में इस चैप्टर को टाइम मत दो, बिकॉज सॉइल का अभी जो 4th लेक्चर होगा वहाँ से स्टार्ट होगा एग्जैक्टली सॉइल के बारे में आप इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज पढ़ना स्टार्ट करोगे। यहाँ पे तो आप मिनरल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो एंड पेडोजेनेसिस पढ़ रहे हो, अभी आपने सॉइल मैकेनिक्स नहीं स्टार्ट किया, आपने पेडोजेनेसिस पढ़ना है। बट पेडोजेनेसिस अगर आप नहीं पढ़ोगे, सॉइल के बारे में नहीं पता है, व्हाई वी आर स्टडिंग दैट, तो ये सारी चीज़ें अगर आपको नहीं पता है तो दिस इज गोइंग टू बी टफ फॉर यू, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप यू गॉट द पॉइंट्स, राइट। अगर कोई भी डाउट आता है, कैसा भी डाउट आता है, आप
टेलीग्राम चैनल पे जो डाउट का ग्रुप बना हुआ है उसको ज्वाइन करो एंड पोस्ट योर डाउट देयर। और किसी भी तरीके की क्वेरी हो, किसी भी तरीके का कुछ समझ में ना रहा हो, सारी चीज़ों को हम डील करेंगे, ठीक है। व्हाट यू हैव टू डू, start learning with patience, and thank you so much for watching. Do subscribe the channel. I am not a professional YouTuber. Basically I am just delivering what I know, but if you will subscribe the channel, if more viewership will be there, right, so it is going to motivate me to do some further innovation to deliver you more confidently and deliver you with more number of concepts, right. So thank you so much for watching. All the best.